Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about balanced diet. What is a balanced diet? It is a diet which gives your body the nutrients it needs to function correctly. कहते हैं ना कि जो हम खाते हैं हम वही होते हैं, तो हम जो खा रहे हैं, जो हमारी डाइट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डाइट का बेसिक पर्पस क्या होना चाहिए? इसका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हम बोर हो रहे हैं तो हम कुछ खा लें, कोई और कुछ खा रहा है तो हम खा लें, पढ़ रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही तो हम कुछ खा लें, खुश हैं तो कुछ खा लें, उदास है तो कुछ खा लें, स्ट्रेस है तो कुछ खा लें। नहीं, डाइट ये नहीं है। डाइट वो है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे एक बेहतर तरीके से, जो भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इसके ऊपर हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी कि कौन से 7 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, अगर वो पूरे सही बैलेंस में हमें मिलेंगे तो फिर हमारी बॉडी सही काम कर सकेगी। लेकिन अगर हमने अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें खानी पसंद की ज़्यादा या कुछ चीज़ें छोड़ी वगैरह, तो फिर हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो ख़राब होगी। बैलेंस डाइट जो है वो मेंटेन करती है हमारी हेल्थ को और इम्प्रूव भी करती है, और ये प्रोवाइड करती है हमें विद द एसेंशियल न्यूट्रिशन, जिसमें फ्लूइड्स भी हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं और कैलोरीज भी हैं। कैलोरीज क्या होती हैं? जितनी एनर्जी हमें किसी भी फूड से मिलती है जो हमारी बॉडी मेटाबोलाइज करके उसको यूटिलाइज करती है, दैट इज कैलोरीज। अच्छा, ये एक हेल्दी प्लेट है विच इज शोइंग कि आइडियली आपका पर डे या पर वीक या पर मंथ आप जो खा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए। यानी अगर आपकी ये पूरे दिन का खाना है तो उसका आधा हिस्सा क्या होना चाहिए? फल और सब्जियां, कच्ची हो, पकी हुई हो, उबली हुई हो, रोस्ट हो, बेक हुई हो। बेहतर है बॉयल ना बॉयल हुई हो, बेहतर है कि फ्राई ना हुई हो। ठीक है जी। फल या सब्जियां ऐसी जिनमें ऑयल कंटेंट कम हो, वो इसी तरह हासिल होगा कि या तो हम उन्हें कच्चा खाएं, या हम उनको बेक करके खाएं, या हम उनको बॉईल करके खाएं, या स्टीम करके खाएं, ठीक है, या सॉटे करके खाएं तब भी। तो इन दैट केस जो हमारी, यही मैंने कहा, हम सालन बना के भी खा रहे हैं, सालन बनाते हुए अगर हम कम ऑयल यूज करें, वो टेक्निक्स वो स्ट्रेटजीज इख्तियार करें कि सालन में कम से कम ऑयल हो। एक हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, मदर्स को खासतौर पे ये बात कह रही हूँ या फादर्स को, कि आप ये देखें कि आपका पर मंथ जो ऑयल खरीदते हैं आप वो कितना है, या चीनी खरीदते हैं वो कितनी है वगैरह, जंक फूड जो खरीदते हैं वो कितना है, उसको मॉनिटर करें और उसको कम करें। जितना कम करेंगे, मैदा, चीनी, ऑयल, नमक, ये सब चीज़ें आपकी डाइट में जितनी कम होंगी उतना अच्छा है, जंक फूड स्पेशली। अच्छा, 1/4 क्या होना चाहिए? प्रोटीन। अब प्रोटीन, अब ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बात की थी कि देयर आर गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स। ये सारे जो यहाँ शो हुए में ये गुड कार्ब्स हैं। ठीक है जी। होल ग्रेन या होल फूड के फॉर्म में जो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो ये मेनली हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सोचते जाएं, बताएं मुझे, 7 में से क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें मिनरल्स, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इसमें पूरे हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द विटामिन्स इसमें पूरे हो रहे हैं, इसमें डाइटरी फाइबर भी है, इसमें वाटर कंटेंट भी है। तो तकरीबन जो 7 कंपोनेंट्स हैं उसमें से 6 इसमें पूरे हो जाते हैं। ठीक है जी, बल्कि फैट्स भी इसमें होते हैं। तो समझे 7 की 7 चीज़ें हमें इससे मिल रही हैं। फिर प्रोटीन जो है, प्रोटीन के जो ये सोर्सेज हैं, हर फूड का, हर ग्रुप ऑफ फूड का गुड भी होता है, बैड भी होता है। सो ये गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दीज आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें बीफ है या मीट है, नट्स हैं, एग्स हैं, फिश है, योगर्ट या दूध है, ठीक है, पनीर है, चीज़ वगैरह, कुछ दालें हैं, ये सब हमारा गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगेन, इसको पकाने में भी बेहतरी हमें लाने की ज़रूरत है कि अगर हम इनको पकाते हुए इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा घी ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा मीठा ऐड कर देंगे या मैदा ऐड कर देंगे, तो हमने इनके बेनिफिट को ख़राब कर देना है।
वो उनका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे पकाना है कि इसमें ये चीज़ें ना हो, ऑयल फैट्स वगैरह कम हो और मैदा वगैरह कम हो, चीनी, मतलब अगर हम अंडे दूध और इन सब चीज़ों को मिला के केक बना के ही रोज़ खा रहे हैं तो ये हमारे लिए कोई एक अच्छी चॉइस नहीं। देन 1/4 ऑफ योर डेली डाइट शुड बी होल ग्रेन फूड। होल ग्रेन फूड में आपकी सबसे अच्छी, जो पाकिस्तान में रहते हुए हमारे पास ऑप्शन है, वो है कि गंदम का आटा हम यूज़ करें, होल व्हीट। उसमें हम जौ का आटा ऐड कर लें, कभी कभी मकई का के आटे की रोटी खा लें, या अगर राइस खाएं तो जो होल राइस है वो ब्राउन राइस होता है। ठीक है जी, जो वाइट राइस होता है उसके ऊपर से उसका वो कवर उतरा हुआ होता है, तो वो जैसे फाइन आटा और चक्की का आटा में जो फ़र्क है समझे, वही वाइट राइस और ब्राउन राइस में होता है। इसी तरह जो पास्ता वगैरह है वो होल व्हीट का खाना चाहिए। जो ब्रेड है वो ब्राउन ब्रेड वो वाली जो होल व्हीट ब्रेड हो, सिर्फ ब्राउन ब्रेड होना काफ़ी नहीं है, होल व्हीट ब्रेड हो और ब्राउन भी उसमें शामिल हो। वरना बाज बेकरी वाले ऐसे करते हैं कि ब्राउन कलर डाल देते हैं और होती वो वाइट ब्रेड ही है बेसिकली, तो उसमें मैदा ज़्यादा होने की वजह से वो हमारे लिए अच्छी नहीं रहती। ठीक है जी, सो 1/4 ऑफ आवर डाइट शुड बी होल ग्रेन फूड्स, जिसमें बहुत अच्छी, जो सबसे अच्छी ऑप्शन है वो जौ है। ये हमारी सुन्नत नबवी भी है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। ठीक है जी, ये हमारे अंदर ग्लूकोज को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करती है अगर जौ हो। ठीक है, गंदम बहुत जल्दी से रिलीज कर देती है, मैदा और जल्दी रिलीज कर देता है, चीनी और जल्दी रिलीज कर देता है, तो वो जितना जल्दी रिलीज होता है ग्लूकोज, वो सारा स्टोरेज में चला जाता है, फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी बॉडी हर एक्स्ट्रा फूड को फैट्स में कन्वर्ट कर देती है और फिर उसको स्टोर कर देती है। और आपका चॉइस ऑफ ड्रिंक क्या होना चाहिए? इट शुड बी वाटर। पानी 8 ग्लास कम अज कम पीना हमारे लिए बहुत अच्छा और ज़रूरी। तो इसके ऊपर ये अगर आपको बात इतनी समझ में आ गई और इसको आपने अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर दिया तो आपकी सेहत इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी और आप बहुत सी बीमारियों से बचेंगे और आपकी काम करने की एफिशिएंसी, सलाहियत, स्टैमिना सब कुछ बढ़ेगा और उसके साथ आप लंबे अरसे तक ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकेंगे। पॉजिटिव, इवन यू आर गोइंग टू थिंक पॉजिटिव, यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, यू आर गोइंग टू लिव अ हेल्दी हैप्पी कंट्रीब्यूटिंग लाइफ, खैर कसीर बन सकेंगे, इबादत अच्छी कर सकेंगे वगैरह। मतलब अच्छी सेहत आपको एक एसेट बना देती है और अच्छी सेहत के लिए फूड उसका समझे 40% है, बाकी 40% या 30% आपकी सोच और 30% आपकी एक्टिविटी भी है। ठीक है जी, सो ऑल द टाइम वी आर मेकिंग चॉइसेस, क्या खाना है हमने। ठीक है जी, आज क्या पकेगा, क्या हमारी मतलब एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फूड के ऊपर, तो हम किन चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं, क्या हमारी चॉइसेस ऐसी हैं या हमारी चॉइसेस ऐसी। ऑल द टाइम वी हैव गॉट सम फेरीज एंड सम डेविल्स इन आवर माइंड व्हिच आर सेइंग कि ये खाना है और ये नहीं खाना, तो हमें वी आर गोइंग टू टेक द कंट्रोल, वी कैन कंट्रोल। ये जो दिमाग है ना, इसके ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिस चीज़ पे हमारा फर्म फेथ हो जाए कि ये चीज़ हमारी हेल्थ के लिए अच्छी, ज़रूरी और लाजमी है, तो फिर हम वही करेंगे। लेकिन अगर हम कहें नहीं, कैसे छोड़े बंदा, बर्गर खाना कैसे छोड़े, केक खाना कैसे छोड़े, कैसे तिक्के छोड़ दें, कैसे हलवे पूरियाँ छोड़ दें, कैसे हम सब्जियाँ फल ही खाते रहें और चक्की की रोटी खाते रहें, पिज़्ज़ा ना खाएं, चिप्स ना खाएं। ठीक है जी, अब ये इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि अगर एक बड़ा बर्गर खाते हैं और 7 चिप्स खाते हैं तो आपको 930 कैलोरीज ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा कैलोरीज होंगी उतना वो आपके स्टोरेज में जाएगा। ठीक है, और फैट कम होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होनी चाहिए, होल कार्ब्स गुड कार्ब्स ज़्यादा होने चाहिए, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए और मिनरल्स वाइटामिन बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अगर ये एक खाते, एक बड़ा बर्गर और उसके साथ कुछ मीडियम चिप्स, तो इसके अंदर जितनी कैलोरीज है 930, उतनी कैलोरीज ये देखें इंसाफ में a plate full of vegetables and meat and other cereals etc, a plate bowl full of fruit, रोटी उसके साथ सालन वगैरह, सीरियल, दूध, फल, टोस्ट, उसके ऊपर कुछ लगा के वगैरह, ये सब मिला के 930 कैलोरीज। अब देखिए अगर ये खाया, ये हमें एक टाइम का मील होगा, और ये खाया तो ये हमारा 2-3 टाइम का मील हो सकता है। ठीक है, पूरे दिन का मील इतना हो सकता है। भूख को कंट्रोल करना सीखना भी बड़ा ज़रूरी है। जितना हम ज़्यादा खाएंगे, भूख, प्यास
नींद और डर, जितना बढ़ाएं उतना बढ़ता है, और उसका मतलब है कि जितना कम करें उतना कम हो सकता है। भूख, प्यास, नींद और डर। डर को भी कम करना चाहिए, भूख को भी कम करना चाहिए। प्यास पानी की जो है वो अच्छी बात है, पानी जितना पियेंगे वो हमारे लिए अच्छा है। और नींद भी हमारी नॉर्मल और हेल्दी होनी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है जी। तो इसमें भी 930 कैलोरीज है, इसमें भी 930 कैलोरीज है, इसमें 48 ग्राम फैट है, इसमें 13 ग्राम फैट है, यानी कि ये फैट के लिहाज से भी अच्छा नहीं। इसमें 29 ग्राम प्रोटीन है, इसमें 64 ग्राम प्रोटीन है, ये प्रोटीन के लिहाज से भी अच्छा है। इसमें 115 ग्राम कार्ब्स हैं, इसमें 94 ग्राम कार्ब्स है, और ये अच्छे गुड कार्ब्स नहीं है, इसमें गुड कार्ब्स है, ये बैड कार्ब्स हैं जो कि जल्दी से हाई पीक देंगे और फिर उसके बाद वो सारा स्टोरेज में चला जाएगा, फैट बन जाएगा बॉडी का। इसमें 23 ग्राम फाइबर है, इसमें 8 ग्राम फाइबर है, यानी कॉन्स्टिपेशन वगैरह का भी प्रॉब्लम इससे बढ़ेगा। और इसमें अगर मिनरल्स और वाइटामिन को देखते हैं तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स और वाइटामिन पूरे हो रहे हैं, और इसमें बहुत कम मिनरल्स और वाइटामिन जो है हमारी बॉडी को प्रोवाइड हो रहे हैं। और सोडियम जो है ज़्यादा होना हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बुरा होता है। इसमें 1270 मिलीग्राम सोडियम है, इस सारे में 340 मिलीग्राम सोडियम। तो ऐसी फूड खाना जिसमें सोडियम ज़्यादा हो वो ब्लड प्रेशर के लिए और दिल के लिए बहुत बुरा है। सोचे ना, ये एक एग्जाम्पल है, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें आपको ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगी, आप क्या खाना चाहते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है ये देखें। अच्छा, क्यों, वाई आई एम यूजिंग मैकडोनल्ड्स एग्जाम्पल्स एंड वाई आई एम यूजिंग इंडियन फूड एग्जाम्पल्स, क्योंकि लिटरली मुझे सर्च करते हुए नहीं मिली, शायद मेरी भी मतलब हमें वी हैव टू ग्रो एज अ नेशन ताकि हमारी ये इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपरली अवेलेबल हो। बहरहाल ये फूड चॉइसेस क्योंकि हमसे मिलती जुलती इसलिए हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल है। एक समोसे में 308 कैलोरीज है, 308। एक पकोड़े में 14, एक पकोड़ा कोई खाता नहीं वैसे अमला में। एप्पल में 72 है, बनाना में 105 है, ऑरेंज में 62 है, यानी 4 एप्पल खाएं तो एक समोसे के बराबर होगा। पता नहीं 6 एप्पल खाएं तो एक समोसे के, 6 ऑरेंजेस खाएं तो एक समोसे के बराबर होगा। अच्छा, अनियन और लेमन में बहुत कम है, पोटैटो में ज़्यादा है, 110। ठीक है। मिल्क में एक कप में 103 है सिर्फ कैलोरीज, और मिल्क हमें कैल्शियम भी दे रहा है, विटामिन डी भी दे रहा है, प्रोटीन भी दे रहा है। इसी तरह चीज़ और योगर्ट में भी, चीज़ में और कम है, एक स्लाइस में, लेकिन ये एक स्लाइस है ना सिर्फ। योगर्ट में कैलोरीज ज़्यादा है बट इट इज़ बेनिफिशियल, दीज आर गुड थिंग्स। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। समोसा पकोड़ा हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे चस्के, ये हमारा चटोरपना है, ये हमारे मज़े हैं जो हमारी सेहतों को ख़राब करते हैं। अच्छा, बटर चिकन अगर एक सर्विंग खाएं तो 250 कैलोरीज। चिकन बिरयानी की एक सर्विंग, अब एक सर्विंग साइज पता नहीं अब हमारा क्या है और इनका क्या है। बड़ी प्लेट हम करते चले जाते हैं, बिरयानी पके तो एक प्लेट, छोटी तो बिल्कुल नहीं खाने को तैयार होते, बड़ी प्लेट हो, बल्कि दो हो, बल्कि दोनों टाइम हो, बल्कि तीनों टाइम हो, तो देखें 386 एक छोटी प्लेट में है। और मिक्स वेजिटेबल करी अगर खाएं एक छोटी प्लेट तो 145 सिर्फ उसमें है। ठीक है जी। कम खाना भी ज़रूरी है, और सही बैलेंस में हर चीज़ जो हमें दे, हमें फाइबर भी मिले, हमें प्रोटीन भी मिले, हमें वाइटामिन भी मिले, हमें मिनरल्स भी मिले, ये ज़रूरी है। अच्छा, अगर चपाती हम खाते हैं, छोटी चपाती, हमारी साइज़ की बड़ी वाली रोटी नहीं जो पूरे तवे जितनी आ रही हो बड़े से पेड़े की, उसमें 120 कैलोरीज। छोटी बारीक चपाती में 120 कैलोरीज होते हैं। उसी साइज़ का अगर पराठा बनाए तो उसमें 260 कैलोरीज। और वाइट राइस अगर एक कप खाएं बॉयल किए हुए तो उसमें 204 कैलोरीज होती है। गुलाब जामुन के एक पीस में, वो भी गुलाब जामुन छोटे बड़े उससे भी बड़े मौजूद होते हैं, 178 कैलोरीज। लड्डू में 110 कैलोरीज, बर्फी में 125 कैलोरीज, कोका कोला के एक बॉटल में 160 कैलोरीज, ऑरेंज जूस में 47, चाय के कप में 40। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको मैं हिसाब किताब दे रही हूँ, इससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल हैं और आप उसे देख सकते हैं। लर्न, एक दिन में गिने आपकी कितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं और आपको कितनी चाहिए। आपके एज ग्रुप के लिए जो आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है या आप ढूंढें, अराउंड अबाउट 14 to 18 ईयर्स की गर्ल्स के लिए 1800 कैलोरीज या 2000 तक चाहिए, 2000, 2200, लेकिन एक्टिविटी के साथ। अगर जितना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उतनी कैलोरीज कम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पर क्या होता है, बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, टीवी के आगे, कंप्यूटर के आगे, मोबाइल के आगे, टैब के आगे बैठे हुए हैं, पढ़ाई का बहाना है या जो भी, और करना कुछ नहीं है, हिलना नहीं है अपनी जगह से। एक दिन में 1000 स्टेप ही नहीं पूरे करने हैं। रिक्वायरमेंट कितनी है वो चेक करें, आपकी एज ग्रुप के लिहाज से कितनी है। 10,000 तो स्टेप्स पूरे करें कोशिश करके। तो एफर्ट करनी पड़ेगी बेटा हेल्दी होने के लिए। हेल्थ अल्लाह की
ये मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन हदीस का मफहूम है कि ईमान के बाद जो सबसे बड़ी दौलत किसी को मिलती है अल्लाह की तरफ से, वो सेहत है। तो ईमान को बचाना भी बहुत ज़रूरी है और सेहत को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। सेहत अच्छी होगी तो आप अपने लिए, अपने इर्द गिर्द वालों के लिए फ़ायदेमंद होंगे, हो सकते। अगर सेहत ही अच्छी नहीं है तो आप चाह के भी बहुत लोगों के लिए अपने लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकते। यू आर गोइंग टू बी अ बर्डन टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी कैलोरीज। ये वो चीज़ें हैं जिनमें कुछ नहीं होता सिवाय कैलोरीज के, कोई न्यूट्रिएंट बेनिफिट नहीं है, सिर्फ कैलोरीज मिल रही है। बिस्किट्स, केक्स, डोनट्स, जैम्स, जेलीज, चॉकलेट सिरप, फ्राइज, चिप्स, आइसक्रीम, ये सब चीजें महीने में एक दफा एक पीस, इनमें से कोई एक चीज, इस तरह मतलब आप मतलब चस्कों को, इन चीजों को कम करें। देखें ये एक डायग्राम शो कर रही है कि 400 कैलोरीज ऑफ ऑयल अगर हमारी बॉडी में जाए, या बहुत सारी चीजें आपको पता है आइसक्रीम में बहुत ज्यादा ऑयल होता है, या इन सारी चीजों, तो वो इतनी सी जगह लेता है, यानी हमारा पेट खाली खाली, स्टमक तो ये कहेगा मैं खाली हूँ, लेकिन 400 कैलोरीज ऑफ चिकन अगर हमने तो वो इतना सा भरा हुआ होगा, फिर भी कहेगा मैं खाली हूँ। 400 कैलोरीज ऑफ वेजिटेबल्स, ये देखें पूरा फिल करेंगे स्टमक को, तो फिलिंग भी होगी, भूख भी नहीं लगेगी देर तक। हम उनको उस फूड की वजह से मतलब उतनी हमने अगर सब्जियां या फल खाए तो हमें देर तक भूख नहीं लगेगी, और हमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन जो किसी और तरह से इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इनमें नहीं है, मतलब ये सब खा के हमारी सेहत को फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा। अच्छा, वी हैव गॉट लाइफ लॉन्ग न्यूट्रिशनल नीड्स, और बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमारे न्यूट्रिशनल नीड्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं। एज है, जेंडर है, एक्टिविटी लेवल है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो कैलोरी नीड्स चेंज होती हैं। बच्चों की थोड़ी कम होती है, लेकिन ग्रोथ के लिहाज से उन्हें चाहिए होता है, पर्टिकुलरली हेल्दी फूड ज़्यादा चाहिए होता है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। और फिर उसके बाद जैसे वो फुल ग्रोथ हो जाती है, फिर उसके बाद अगर एक्टिविटी ज़्यादा है तो फिर कैलोरी नीड डिफरेंट होगी, एक्टिविटी कम है तो कैलोरी नीड डिफरेंट। फिर जैसे 30 ईयर्स के बाद बढ़ते जाए ना, तो समझे मोटापा बढ़ने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है। खास तौर पे अगर हम एक्टिव नहीं हैं, अगर एक्टिव हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, घर के काम, बाहर के काम, चलना फिरना, दौड़ भाग, साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, कुछ भी इस तरह के काम कर रहे हैं, योगा, एरोबिक्स वगैरह वगैरह जो भी, तो फिर भी आपको कैलोरी बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर बैलेंस नहीं होगा तो आपके लिए हार्मफुल है। लेकिन ये समझें कि विद एज आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स कम होती चली जाती है। जेंडर का ये कि अगर फीमेल्स आर, क्योंकि अमूमन उनका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा कम होता है और साइज भी थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए उसी एज ग्रुप के लिहाज से उनकी थोड़ी सी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होती है। इसलिए आपने देखा है कि उतना ही खाना अगर मेल खाए एक घर में और फीमेल खाए तो अमूमन वो मेल्स उतने मोटे नहीं होते, लेकिन फीमेल्स जल्दी से मोटी हो जाती है क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट कम होता है और अक्सर एक्टिविटी भी कम होती है। घर के काम करना भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ घर के काम को एक्सरसाइज समझना या एक्सरसाइज का नेमुल बदल समझना तब है कि अगर आप जैसे पुराने ज़माने, ऐसे 100 साल पहले वाली ख़वातीन की जो एक्टिविटी थी कि मसाला भी उन्होंने खुद पीसना है, पानी कुएं में से निकालना है, बड़े सैन में झाड़ू लगाना है, कपड़े हाथ से धोने हैं, वगैरह वगैरह, चक्की पीसनी है अगर वो सब काम है तो फिर तो एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ काम है, तो अगर इवन आप घर का सारा काम कर भी रही हैं तो भी वो एनफ नहीं है। वो आपको थका ज़रूर देगा, आपके मसल्स और बोन्स में पेन ज़रूर कर देगा, बट वो आपकी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा। यू हैव टू मूव एक्टिवली एटलीस्ट फॉर हाफ आवर। चाहे घर में आप किसी तरह अपनी मूवमेंट बढ़ाएं, या बेहतर ये कि आप वॉक के लिए चले जाएं। वॉक, तेज़ वॉक करना बहुत अच्छा होता है, माइंड को भी रिलैक्स करता है। फ्रेश एयर में अगर आप वॉक कर सकते हैं आधा घंटा तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। तस्बीह पकड़ लें साथ और अल्लाह का जिक्र करते जाएं और अल्लाह से मदद मांगते जाएं, जितने भी आपके मसले हैं। और फैमिली के साथ करें, बच्चों के साथ करें, वो और अच्छा है। मतलब आपका एक बॉन्ड भी बनेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। अच्छा, एक्टिविटी लेवल जो है वो बड़ा ज़रूरी है और ये डिटरमिन करता है कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए। हर बंदे का डिफरेंट है, आप इस बात को समझें। आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, फिर उसको सर्च करें, फिर आप खाते क्या हैं और उसका बैलेंस कैसे आपके हेल्दी वेट के साथ। और एक हमें ये भी पता होना चाहिए कि आपकी हाइट, आपकी एज कितनी है, आपका जेंडर क्या है, आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, आपकी हाइट कितनी है, आपका बोन फ्रेम कैसा है, उसके लिहाज से आपका वेट कितना होना चाहिए, हेल्दी वेट आपका कितना है। वैसे एक आसान सा फार्मूला बताऊं, अगर आपकी हाइट 5'2" है बेटा, तो आपके एज ग्रुप में आपका वेट जो है ना 52 के अराउंड कहीं होना चाहिए।
उससे ज़्यादा जितना होगा, कम हो जाए खैर है, वज़न बढ़ता रहता है बाद में। कम वज़न वाले ना परेशान हो। कम वज़न वाले अपनी डाइट को अच्छा करें, खुशी से खाएं पिएं, और थोड़ा बहुत ज़्यादा भी कभी खा लेते हैं तो खैर है। लेकिन जिन बच्चियों का वज़न 50 के अराउंड पहुंच चुका है 9th-10th की क्लास में, या जिन बच्चों का वेट 60, बॉयज़ की बात कर रही हूँ, 60 kg के अराउंड पहुंच चुका है, अब उन्हें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बहुत सोचने की ज़रूरत है कि कहीं हम अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैलोरीज तो नहीं ले रहे। जितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज लेंगे वो हमारी बॉडी के फैट के लेवल को बढ़ाता चला जाएगा और हम ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ जाएंगे। अच्छा, मेल न्यूट्रिशन क्या है? जब न्यूट्रिशन ठीक ना हो। अभी हमने बैलेंस डाइट की बात की, नॉर्मल की बात की, अब हम प्रॉब्लम की बात करें। 1 in 3 पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मेल नरिश्ड, और ये डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आता है। कभी स्टंटिंग उसकी वजह से हो जाएगी कि ग्रोथ सही नहीं हो सकेगी, हाइट कम रह जाएगी, कभी वेस्टिंग के इंसान पतला बहुत हो जाएगा। और मेल न्यूट्रिशन सिर्फ ये नहीं है, बुरा मेल है, बुरा न्यूट्रिशन यानी फूड। अगर बुरी तरीके से फूड मिल रही है, कम या ज़्यादा, जैसे हमने विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह में भी बात की थी कि डेफिशिएंसी भी बुरी है और एक्सेसिव भी बुरा है, तो इसी तरह फूड का ज़्यादा होना भी बुरा है। और वो ओवरवेट होने के बाद, एक होता है नॉर्मल वेट, एक होता है अंडरवेट, एक होता है ओवरवेट, और फिर ओवरवेट से ज़्यादा होता है ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी यानी मोटापा तो बहुत ही खतरनाक होता है। इन तीनों, आपकी बुक में ये 3 नाम है: प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन PEM, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस MDD, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स OIN। अब हम इन तीनों के ऊपर बात करते हैं। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि प्रोटीन या एनर्जी की कमी हो जाए। अच्छा, इसकी बेसिकली 2 टाइप्स है। इसको लिखते तो पता नहीं किस तरह है, मतलब ये नजर आ रहा है वैसे KWASHIORKOR, नाम को देखे तो लगता है कि इसको क्वाशी और कोर कहना चाहिए, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्वाशी को है। मतलब ये वाला जो आर है ना, ऑलमोस्ट दोनों साइलेंट है। सो क्वाशी को जो डिजीज या कंडीशन है, इसमें एनर्जी भी कम होती है और प्रोटीन इनटेक भी कम होता है। बहुत थोड़ी सी एनर्जी होगी और इनसफिशिएंट, मतलब एनर्जी फिर भी थोड़ी सी है लेकिन प्रोटीन बहुत ही कम है। ये डिजीज अमूमन फर्स्ट चाइल्ड को, मतलब एक बच्चा जो है जब वो 12 महीने का हो जाता है, उसके बाद उसका नेक्स्ट सिबलिंग इस दुनिया में आ रहा होता है, और अगर इनिशियली उसको माँ का दूध मिल रहा है और उसको अंदर थोड़ी बहुत चले गए न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, लेकिन अब जैसे ही माँ ने माँ का दूध छुड़ाया गया है बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट चाइल्ड अमूमन, तो फिर उसके बाद उस बॉडी के, उस बच्चे की बॉडी के अंदर जो है ना, वो एनर्जी की भी डेफिशिएंसी हो जाती है और प्रोटीन तो बहुत 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 कम हो जाती है। तो ये अमूमन इन बच्चों की, अभी हम आगे देखेंगे कि इनके सिम्टम्स क्या है। और दूसरी जो डिजीज़ है वो है मरासमस। ये प्रोटीन भी बहुत कम है और एनर्जी इनटेक भी बहुत कम है, और ये 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में अमूमन होता है मरासमस। क्वाशरकोर 12 मंथ्स के बाद की सिचुएशन ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है उन एरियाज में जहाँ स्टारवेशन है। अभी हम स्टारवेशन के ऊपर भी एंड पे बात करेंगे। और मरासमस जो है उन बच्चों में देखी जाती है 6 to 12 मंथ्स के, जिनको ना प्रोटीन मिल रही है और ना एनर्जी, और इनके दे वेस्ट अवे, मतलब मर रहे होते हैं वो फूड और एनर्जी और प्रोटीन की कमी की वजह से। उनकी बॉडी में कोई फैट्स नहीं होते, मसल्स बिल्कुल वीक हो चुके होते हैं और स्केलेटन की तरह वो नज़र आते हैं, पुअर ग्रोथ और स्मॉल फॉर देयर एज। क्वाशिको के जो बच्चे होते हैं उनकी स्किन के ऊपर स्केली यानी स्किन भी ख़राब हो रही होती है, एब्डोमेन जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, और एडीमा होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, और मतलब इम्बैलेंस सी पूरी बॉडी नज़र आ रही होती है। और मरासमस में हेयर लॉस भी होता है और रिंकल्स होते हैं फेस के ऊपर, और पूरी बॉडी की भी स्किन रिंकल्ड होती है, और सिवियर मसल वेस्टिंग यानी मसल्स और प्रोटीन्स बिल्कुल ख़त्म हो रहे होते हैं। अब आप पहचाने इस बच्चे को क्या है? इज इट क्वाशियरकोर और मरासमस? हाउ पेनफुल टू सी, मतलब हम तस्वीर, मुझे ये तस्वीर इतनी हॉन्ट कर रही है। तो जिस माँ जिस बाप का ये बच्चा होगा वो कैसे टॉलरेट करते होंगे अपने बच्चे की ये हालत। हमें एक तो अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया है, और वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स कि आपने कभी सोचा इस बात के ऊपर, क्या अल्लाह ने अपनी सारी मखलूक को रिस्क नहीं दिया? या रिस्क बहुत है, और वो रिस्क कुछ लोग ज़्यादा ले रहे हैं, छुपा ले रहे हैं, ज़्यादा खा ले रहे हैं, और कुछ को फिर उस वजह से नहीं मिल रहा।
क्या है, सोचिए जरा इसके ऊपर। When I look at the eyes of this child, it asks thousands questions from me. मैं चाहती हूँ आप भी इसकी आंखों में देखें और इसके जो सवाल हैं उनको समझें और उनके जवाबों को भी सोचें, और हम कहाँ, किस तरह, किस हद तक ऐसी हालतों के जिम्मेदार हैं, उस जिम्मेदारी को भी महसूस करें, इसको, इसके घर वालों के गम को भी महसूस करें और अपनी जिम्मेदारी को भी। मेरे ख्याल में यही इंसानियत है, और अगर हम ये नहीं महसूस कर सकते तो हम जानवरों से भी बदतर हैं। बहरहाल, सो नाउ वी कम टूवर्ड्स मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। अभी मजीद हम स्टार्वेशन के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे मिनरल्स बॉडी को चाहिए, इसके ऊपर हमने पहले भी बात की, और जनरली हम सारे ये जो इंपॉर्टेंट है इनकी एक दफ़ा फिर बात कर ले रहे हैं, और फिर दो को ज़रा डिटेल में करेंगे जो आपकी बुक में है। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो जाता है, विच इज़ बेसिकली लेस हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से ग्वाइटर होता है, या एक्चुअली आयोडीन जो है वो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। और लुक एट दिस डायग्राम, थायराइड ग्लैंड इधर मौजूद होता है, ये नॉर्मल थायराइड है अराउंड ट्रेकिया, इस जगह पे ये नॉर्मल साइज होता है। अगर हमारी डाइट में आयोडीन नॉर्मल हो तो ये थायराइड ग्लैंड नॉर्मल काम करता रहता है, अपने नॉर्मल हार्मोन बनाता रहता है। लेकिन अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो तो फिर आयोडीन हार्मोन ना होने की वजह से जो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है वो नहीं बन सकता, और उसकी एक इनकम्प्लीट फॉर्म जो है वो इधर ग्लैंड में स्टोर होती रहती है। मतलब ये ग्लैंड तैयार होता है कि मैं किसी तरह हार्मोन बना के रिलीज करूं, लेकिन आयोडीन नहीं उसको मिल रहा होता, इसलिए वो स्वेल करता चला जाता है, एनलार्ज होता है, स्वेल तो नहीं एनलार्ज होता चला जाता है, और एक जो सिचुएशन बन जाती है वो सरफेस पे से भी अमूमन नजर आती है नेक रीजन में, एंड दिस इज कॉल्ड ग्वाइटर। ग्वाइटर में एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है, इसके साथ रिटार्टेड ग्रोथ और मेंटल डिसेबिलिटी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हो सकते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन और टीथ डिके होता है, वीक बोन्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, छोटा रह जाएगी, हाइट वगैरह, टूथ डिके, वीकनेस होती है। फॉस्फोरस की कमी की वजह से रिकेट्स इन चिल्ड्रन, हमने कल पहले भी बात की थी रिकेट्स की, वो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से थी, ऑस्टियोमलेशियन रिकेट्स। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से भी रिकेट्स होता है और बोन्स वीक हो जाती हैं, बच्चों की टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, वीकनिंग ऑफ बोन्स, पुअर डेवलपमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्टेड ग्रोथ होती है। सोडियम और पोटाशियम की कमी की वजह से बॉडी में बॉडी वीकनेस और मसल वीकनेस और इवन पैरालिसिस भी हो सकती है, और हर वक्त मसल्स जो हैं वो थके हुए लगेंगे और कमजोरी होगी मसल्स में। फ्लोरीन की कमी की वजह से दांतों में कीड़ा लग सकता है, पेन इन टीथ हो सकता है, सेंसिटिविटी टू हॉट एंड कोल्ड फूड्स एंड ड्रिंक्स हो सकता है। ठीक है जी, ग्वाइटर की हमने बात कर ली जो आपकी बुक में भी मेंशन है। एनीमिया जो है बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है, अगर खून कहीं से ज़ाया हो रहा है जिस्म से, या बड़ा एक्सीडेंट हो गया, सर्जरी होगी, उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। अगर बॉडी में कोई हार्मफुल चीज़ ग्रो कर रही है, जैसे कि मलेरिया होता है ना, उससे भी एनीमिया हो जाता है, क्योंकि मलेरिया का जो पैरासाइट है वो रेड ब्लड सेल्स को ही बर्स्ट करता है। इसी तरह कुछ जेनेटिक डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, 6 टाइप्स ऑफ एनीमिया एक्चुअली। एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, एक विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन सी और 2-3 तरह का विटामिन बी है, उसकी डेफिशिएंसी से भी एनीमिया हो जाता है। ये 2 डेफिशिएंसी एनीमिया है, बाकी जो है वो और बीमारियों की वजह से हैं, जिसमें सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिजीज है, या इन्फेक्शंस हैं, या मलेरिया वगैरह है। ठीक है जी, तो जब भी खून की कमी होगी, हीमोग्लोबिन जब भी कम होगा रेड ब्लड सेल्स में, या रेड ब्लड सेल्स का नंबर कम होगा, दैट इज एनीमिया। और इसके मेजर सिम्टम्स ये होते हैं कि हर वक्त इंसान थका हुआ होगा, सर में दर्द होगा, चक्कर आएंगे, चक्कर होके आके बेहोश होने की भी हालत हो सकती है, येलो या पेल स्किन होगी, हार्ट बीट इरेगुलर होगी, पैल्पिटेशन शुरू हो जाएगी, बहुत तेज तेज दिल धड़कना शुरू हो जाएगा, चेस्ट में पेन भी हो सकता है, इवन हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं एनीमिया की वजह से, और हाथ पांव हर वक्त ठंडे रहेंगे, बहुत सर्दी लगेगी, चक्कर आएंगे, बेहोश होने के चांसेस हैं, टांगों में दर्द होगा, रात को सोते हुए लेग क्रैम्प्स, जिसको पंजाबी में कुड़वल कहते हैं, वो भी एक हो सकता है इसकी वजह से, नींद सही नहीं आएगी, इंसोम्निया वगैरह। सो दैट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। नाउ वी कम टूवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ malnutrition, excessive intake या over intake of nutrients, OIN जिसको हमने कहा था। फूड इनटेक अबव फिजियोलॉजिकल नीड अगर हो, नॉर्मल फंक्शन के जितनी चाहिए ग्रोथ के लिहाज से, नॉर्मल फंक्शन के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा जब भी लेंगे तो वो OIN है, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसकी वजह से क्या होगा कि ये इसकी एग्जांपल क्या है, फास्ट फूड एडिक्शन या कैलोरी डेंस स्नैक्स को बार बार खाना, और जिसका रिजल्ट क्या होगा, दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन ओवरवेट एंड ओबेसिटी।
एक और सिचुएशन ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की हो सकती है कि अगर इनटेक ऑफ विटामिन मिनरल्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ले लिए जाएं तो वो भी हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। यानी मेगा डोज अगर आप बहुत बड़ी डोज विटामिन की या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ले लें या किसी अनटेस्टेड नेचुरल सप्लीमेंट को आप बिला वजह ज़्यादा लेते रहें तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई विटामिन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, कोई मिनरल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, वो भी नुकसान दे। सो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज का भी ऑपोजिट जो है वो ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। और जो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की हमने बात की, पीईएम, उसका भी ऑपोजिट जो है वो ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में हो सकता है। सो ओबेसिटी जो है इट्स वेरी हार्मफुल। वजन बढ़ना आपकी नॉर्मल, जो अभी थोड़ी बात हमने की, और फिर उसके बाद उसका बढ़ते चले जाना। पहले हम नॉर्मल रेंज से, एक रेंज होती है वो आप इंटरनेट पे ढूंढें, यू कैन फाइंड दैट आउट कि आपकी हाइट के लिहाज से और आपके वेट के लिहाज से और आपके जेंडर के लिहाज से आपका नॉर्मल वेट रेंज क्या है, ठीक है, सर्च फॉर दैट। और उससे कम अगर होगा तो वो अंडरवेट है। अंडरवेट का अमूमन कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि यंग एज में अगर वेट कम है तो विद एज जो है ना, ये एक बात मैं आपको बता दूं, आपके वालिदैन का जो या वेट है ना, जब आप इतने बड़े होंगे, मोस्ट चांस यही है कि आपका वेट भी उसी के अराउंड होगा। सो इफ योर पेरेंट्स आर बिट ओबीस और ओवरवेट, तो आपको और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि आपने कैसा लाइफस्टाइल गुजारना है, आपने क्या खाना है, कितना एक्टिव रहना है, कैसे सोना है, कैसे सोचना है। ओबेसिटी बहुत सारी वजूहत की वजह से होती है। तो पहली वजह ये है कि ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दूसरी वजह ऐसी है कि इसकी है इनएक्टिविटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तीसरी वजह है स्ट्रेस या और कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स। चौथी वजह हो सकती है स्लीप डिस्टर्बेंसेस, अगर रात को बंदा सही ना सोए और दिन को सोए, गलत टाइम पे सोना या कम सोना, दोनों ओबेसिटी को बढ़ाते हैं। इसी तरह कुछ मेडिसिन है, पर्टिकुलरली साइकेट्रिक मेडिसिन जो हैं, उनकी वजह से भी वेट बढ़ता है। लेकिन हर तरह का मतलब और हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज ऐसी हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी सिचुएशन हो सकती है। दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू हैंडल। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं उनको आप, अगर आपका जो एज ग्रुप है, टीन एज से अगर मैनेज करना शुरू कर दें तो मैनेज हो सकता है इंशाल्लाह। कोशिश की ज़रूरत होती है, मेहनत की ज़रूरत होती है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये मैनेज हो सकती हैं चीज़ें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ इंसान जा सकता है। वरना ओबेसिटी यंग एज से ही बहुत हार्मफुल होती है। मेमोरी ख़राब करती है, इसकी वजह से मेमोरी अच्छी नहीं होती, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ कम हो जाती है, स्लीप प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बढ़ता है, डायबिटीज़ होने के सबसे ज़्यादा चांसेस ओबेसिटी के लोगों को होते हैं। बहुत तरह के कैंसर हैं जो कि ओबेसिटी यानी मोटापा जिनको है उनको हो सकता है। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम, क्योंकि जितना वजन हमारी बॉडी का वेट कमर के ऊपर यानी रीढ़ की हड्डी के ऊपर और हमारे जॉइंट्स पर्टिकुलरली नी जॉइंट के ऊपर और एंकल जॉइंट के ऊपर बहुत बढ़ता है। तो वेट जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है हम अपने जॉइंट्स को उतना ज़्यादा प्रेशर में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत अर्ली भी जॉइंट प्रॉब्लम्स शुरू हो सकते हैं। गाउट का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लिवर डिजीजेस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, हार्ट डिजीजेस बहुत ज़्यादा, और इवन रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी। सो ओबेसिटी इज़ वेरी मच हार्मफुल। मतलब अभी शायद आपको अगर पता हो कि कोरोना के भी इफ़ेक्ट्स ओबेसिटी वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा सिवियर होने के चांसेस हैं, ख़ास तौर पे वो ओबेसिटी का शिकार लोग जिनको डायबिटीज़ भी है, उनके ऊपर कोरोना के इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हेल्दी बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी वेट को मैनेज करना आपके ज़िंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए। देखें, एक बात ये समझ लें कि जो हमारी ज़िंदगी की क्वांटिटी है वो अल्लाह की तरफ से डिसाइडेड है, हम उसे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जो क्वालिटी है वो हमारे इख्तियार में, ठीक है जी, उसके लिए अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है। अब मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, हो सकता है बेटा आप 80 साल तक जिंदा रहें, अच्छी सेहत के साथ 80 साल बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इफ़ यू सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी एंड यू गेट diabetes and high blood pressure at the age of 30 or 40, and then you get cancer at 50 and lung disease and heart disease and liver diseases at 60, तो फिर आप सोचें कि 20, 30, 40 साल आप बीमारियों के साथ, बुरी सेहत के साथ, खुद भी परेशान, खुद भी तकलीफ में, इर्द गिर्द वाले भी परेशान, फाइनेंशियल लॉस, बर्डन, हॉस्पिटल्स के चक्कर, डॉक्टर्स के चक्कर, परेशानियां। इस सब से बचने के लिए आपने क्या करना है? आपने अपनी डाइट को हेल्दी करना है, आपने अपनी स्लीप साइकिल को सही करना है, अपने
सोचों को स्ट्रेस फ्री करना है, डी स्ट्रेस करना सीखें, लर्न इम्प्रूव योर इमोशनल बैलेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो पॉसिबल है। नेट पे सर्च करें, इरम सईद एक बहुत अच्छी उनके लेक्चर आजकल मैं सुन रही हूँ, कासिम अली शाह को सुने, डॉक्टर जावेद इकबाल है मेरे ख्याल में, उनके बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं जो कि आपकी सोच को सही करने के लिए बहुत कारआमद हो सकते हैं। अपनी सोच को ठीक करें, अपनी हैबिट्स को ठीक करें, अपने खाने पीने को ठीक करें, इंशाल्लाह फिजिकली एक्टिव रहें, भागें दौड़ें, 10,000 स्टेप्स डेली पूरे करें। देखिए, बैलेंस्ड वेट मेंटेन करना एक लंबे अरसे तक के लिए ये एक आइडियल और अच्छा गोल है। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने जितनी कैलोरीज ले रहे हैं, यू आर ईटिंग दैट, वो उतनी हो जितनी आप बर्न कर रहे हैं, ठीक है। यानी किसी दिन अगर आपने अपनी पसंद की कोई चीज ज्यादा खा ली है, एक तो पसंद को देखें, चॉइसेस हम चेंज कर सकते हैं, ये भी एक बात है। ये हम समझते हैं कि हम चॉइसेस के गुलाम हैं, चॉइसेस के गुलाम ना बने, मूड के गुलाम ना बने, चॉइसेस और मूड को अपना गुलाम बनाएं, ठीक है जी। सो बैलेंस्ड वेट तब हासिल होता है जितनी जब कैलोरीज ईटन आर इक्वल टू कैलोरीज बर्न्ड, और आइडियली आप एक दफा अपने नॉर्मल वेट रेंज के ऊपर पहुंच जाएं तो फिर आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप बैलेंस वेट मेंटेन करें। ये लाइफ लॉन्ग टारगेट है। अगर कैलोरीज ईटन आर मोर देन द कैलोरीज बर्न, देन यू आर गोइंग टू गेन वेट। इफ और अगर आपका वजन ज्यादा है और आपने वेट लूज करना है, तो फिर आपको क्या करना होगा कि आपको कैलोरीज बर्न ज्यादा करनी पड़ेगी और खानी कम पड़ेगी, यानी कि डाइट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा और फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज को भी बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, कैलोरीज को बर्न करने का एक और आसान तरीका ये है कि अगर आप सर्दियों में सर्दी बर्दाश्त करें और गर्मियों में गर्मी बर्दाश्त करें, तो बगैर एक्सरसाइज के भी आपके कैलोरीज बर्न होते रहेंगे। यानी कि अयाशी वो ये एक हम वीडियो देख रहे थे वेटरसियम की, तो उसमें ये बात उसने जो जितनी की, तो मेरा बेटा कहता है कि मामा यानी अयाशी में नहीं रहना, यानी कम खाना है, ज्यादा खाना भी अयाशी है, कम खाना। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ वेरी गुड वे टू वेट लॉस, यानी जो हमारे प्यारे नबी का तरीका है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हर पीर और जुमेरात को रोजा रखा जाए। Scientists have found कि ये best way है to weight lose and increase metabolism and increase brain capabilities, so many things। इतने फायदे हैं इसके, अल्लाह हम सबको तौफीक दे, ठीक है। आप में से जो भी वेट लूज करना चाह रहा है तो उसके लिए एक आसान तरीका, जो 3-4 टिप्स, आसान तो खैर नहीं तरीका बता। एक तो ये कि खाना आपको कम करना पड़ेगा, आपको अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, उससे कम आपको खाना होगा, ठीक है। और कैलोरीज को बर्न ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसका तरीका ये है कि आप भागें दौड़ें, एक्सरसाइज करें, इतना तेज भागें दौड़ें या एक्सरसाइज करें कि आपको स्वेटिंग शुरू हो जाए, ठीक है। कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा सुबह कर लें, आधा घंटा शाम कर लें। दूसरा है कि कई घंटे आप अपने आप को गर्मियों में गर्मी बर्दाश्त करने दें अपनी बॉडी को, और सर्दियों में सर्दी बर्दाश्त करने दें, ठीक है जी। उससे भी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती हैं। और हर पीर और जुमेरात को रोज़ा रखें और अल्लाह से मदद करें, मांगें। और फूड चॉइसेस, अभी फूड चॉइसेस के ऊपर हमने पहले बहुत बात की है। फूड चॉइसेस, हेल्दी फूड चॉइसेस करें, जितने ज़्यादा आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेंगे, और ऑयल और फ्राइड आइटम्स और मीठा, बेकरी आइटम्स और जंक फूड और फ्राइड आइटम्स बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है। और चावल कम, रोटी कम, और सिर्फ पानी ज़्यादा, दूध बगैर चीनी के, स्किम्ड मिल्क ज़्यादा, मलाई हटा के, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ज़्यादती हर चीज़ की, मतलब वो भी उसको भी लिमिट करें, मतलब वही हम स्टमक के साइज को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। सो अ फेमाइन इज अ वाइड स्प्रेड, अब हम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फेमाइन। फेमाइन को उर्दू में कहते हैं कहत, कहत साली, यानी जब किसी इलाके में दूर दूर तक खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल ना हो, स्केर्सिटी ऑफ फूड, यानी फूड कम हो। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, आपकी बुक में जो लिखी हुई है मैंने यहाँ लिखी है, ये विकीपीडिया के अकॉर्डिंग, और मुझे ये ज़्यादा रिलेटेबल लगी। वॉर इज़ अ वेरी मेन रीज़न। जिन इलाकों में वॉर है, इराक में पता नहीं कितने बच्चे, लाखों शायद करोड़ तक पहुँच गए लोग जो भूख से मरे हैं बिकॉज ऑफ इराक वॉर। इसी तरह अफगानिस्तान में, इसी तरह यमन में, इसी तरह शाम में, या जैसे रोहिंग्या के मुसलमानों को निकाल दिया गया। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, these painful things, these things जो कि अवॉइड की जा सकती थी, जिनसे बचा जा सकता था,
इन्फ्लेशन यानी मतलब इन्फ्लेशन को सॉर्ट ऑफ उर्दू में अगर कहें तो महंगाई, यानी महंगाई जब भी बढ़ेगी तो उससे फेमाइन बढ़ेगी। क्रॉप फेलियर, अगर किसी इलाके में क्रॉप्स ज़ाया हो जाती हैं किसी भी वजह से, पानी की कमी से, जिसको हम कहते हैं ड्रॉट, या पानी की ज़्यादती जिसको कहते हैं फ्लडिंग यानी सैलाब, या अगर कोई डिजीज़ अटैक कर जाती है, कोई फंगस अटैक कर जाता है, या कोई इंसेक्ट्स अटैक कर जाते हैं, जैसे वो टिड्डी दल का हमला है, आपको पता है ना, पाकिस्तान और में भी आया था, शुक्र अल्लाह का, अभी फ़िलहाल तो उसकी न्यूज़ का मैं अल्लाह करे कि वो ख़त्म हो जाए और ना कहीं ना नुकसान करे। लेकिन आपको ये पता है कि वो आए थे यमन वाले साइड के इलाके से, मेरे ख्याल में वो ग्रुप फ्लाई करते हुए आए थे और ईरान और पाकिस्तान में लैंड किए, और फिर उसके बाद आगे फ्लाई करके टूवर्ड्स इंडिया, एंड दे सेड दैट इट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ अस, कि हमने उनको जेनेटिकली इंजीनियर करके भेजा, हालांकि हम तो खुद सफरर्स थे। बहरहाल, सो पॉपुलेशन इम्बैलेंस से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, बहुत दफ़ा पॉलिसीज़ जानबूझ के इस तरह की बनाई जाती हैं कि लोगों को कम खाने को मिले और उनको कंट्रोल किया जा सके, या अगर बेवकूफ़ाना पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की हैं तब भी उसकी वजह से फेमाइन होगा। सो इट इज़ यूजुअली कम्युनिकेटेड बाय रीजनल मेल न्यूट्रिशन। फिर क्या होगा, उस रीजन में मेल न्यूट्रिशन हो जाएगी, स्टारवेशन हो जाएगी, एपिडेमिक्स यानी बीमारियां फैलेंगी, और डेथ रेट बहुत बढ़ जाएगा। आपकी बुक में जो मेजर कॉजेज लिखे गए हैं वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ड्रॉट, फ्लडिंग एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इनको हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड की मुझे ये वाली डायग्राम अच्छी लगी थी कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये एक बंदा नहीं है, बहुत सारे बंदे हैं, बट look at, he's already overweight or obese, and he has got lots of resources to him, but he's also sucking resources from these people who need it, और उनके पास पहले ही थोड़ा है उन सबकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। तो वैसे मेरा, हर इंसान का एक पर्सनल आइडिया भी होता है, मेरा ख्याल है कि फेमाइन में एक सबसे बड़ी वजह जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर सिर्फ इसको काबू पा लिया जाए, हम एंड के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे, अगर सिर्फ इसको काबू पा लिया जाए तो बहुत सारे मसले, शायद पूरी दुनिया से ही स्टारवेशन का और कहत साली का मसला जो है ना वो हल हो सकता है। देयर आर कंट्रीज वेयर पीपल हैव गॉट लॉट टू ईट, एंड देयर आर कंट्रीज वेयर पीपल हैव वेरी लेस टू ईट। और ये जो अल्लाह ने इंसान को जितने भी इस दुनिया में लोग हैं उन सब के लिए इनफ रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, बट सम पीपल आर grabbing or hoarding more than they need or require, and many people are suffering because of that. तो क़यामत इसीलिए वैसे for one thing। अच्छा, ड्रॉट का क्या मतलब है? उर्दू में कहते हैं खुश्क साली। अगर किसी इलाके में बहुत अरसे तक बारिश ना हो, पाकिस्तान में भी आपको पता है थरपारकर में काफ़ी अरसे से जो है ना ड्रॉट का प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से बहुत सारे वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, पीने का पानी नहीं अवेलेबल, तो फसलें कैसे लगें और एनिमल्स कैसे जिंदा रहें, एनिमल्स भी मर जाते हैं, इंसान भी भूखे प्यासे मर जाते हैं। सो ड्रॉट इज अ बेसिकली, ड्रॉट क्यों होता है? अगर किसी जगह पे काफ़ी अरसे से बारिश ना हो, या वाटर किसी तरह नहरों वगैरह से ना आ सके। अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा डेजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में ये मसला बढ़ रहा है, और आगे आने वाले वक्तों में शायद ये और ज़्यादा बहुत गंभीर हो जाए। और जाहिर सी बात है, मतलब उन सारे लोगों को, अब अफ्रीका में अगर ड्रॉट का प्रॉब्लम है बहुत बड़े एरिया पे, उन सारे लोगों को कहीं और नहीं लेके जाया जा सकता, उन्हें वहीं कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना है। और वो मतलब अगर हम इस इलाके में रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं? इफ़ वी आर ट्रैप्ड देयर एंड वी हैव गॉट नो फैसिलिटीज, क्या हम यहाँ फसल लगा सकते हैं? क्या हम यहाँ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं? किसी भी तरह की एग्रीकल्चर फार्मिंग, फ्रूट फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, कुछ भी नहीं कर सकते ना। सोचें कि कितनी मुश्किल ज़िंदगी ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हो जाती है, और फिर अपने सामने अपने जानवरों को, अपने पौधों को मरते हुए देखना, और फिर खुद भी भूख से बाद में मरना, या अपने बच्चों को मरते हुए देखना, उफ, बहुत मुश्किल। फ्लडिंग इज द नेक्स्ट रीज़न। फ्लडिंग का मतलब है जब भी सैलाब आ जाता है। अब सैलाब भी आने की वजह जो है वो जब अचानक से रेनफॉल कहीं ज़्यादा हो जाए, या ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, तो वो पानी, आइडियली फ्लड्स को रोकने के लिए ना अच्छे डैम अगर बने हों तो वो एक अच्छा गुड ऑप्शन होता है। लेकिन अगर किसी मुल्क में पॉलिसीज़ को अच्छी तरह एनवायरनमेंट के लिहाज से सोचा देखा ही ना जाए, तो फिर बार बार फ्लड्स। पाकिस्तान की फ्लड की एक डायग्राम फोटोग्राफ मैंने ली है।
अब सोचें जब फ्लड आ जाएगा तो इस इलाके में रहने वाले लोगों का क्या होगा? उनकी सारी फसलें खराब हो जाएंगी, पूरे साल की फसल जाया। कई दफा ट्रीज भी टूट जाएंगे, यानी कि गार्डन्स और फल के दरख्त भी जाया। घर टूट जाएंगे, या घरों में कम से कम जितना सामान रखा हुआ है, खास तौर पे गंदम के दाने या आटा या चावल जो रखा वो सारा जाया हो जाएगा। दुकानों पे जितना खाने का सामान है वो सब जाया हो जाएगा। तो उस इलाके में क्या होगा? फेमाइन ही हो जाएगा ना। सो अगर बार बार किसी मुल्क में, अब आपने शायद नोट किया हो कि फ्लडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड बढ़ रही है, अगेन इट इज रिलेटेड विद द क्लाइमेट चेंज। जितना ज़्यादा हम पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, जितना ज़्यादा हम बर्निंग का प्रोसेस करेंगे, चाहे गाड़ियों के लिए, चाहे इंडस्ट्रीज के लिए, चाहे बिजली बनाने के लिए, उतने ज़्यादा ये ड्रॉट और फ्लडिंग के प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, लेकिन अल्लाह ने इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं जो सारे इंसानों के लिए काफ़ी हैं। द मेन प्रॉब्लम इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड और रिसोर्सेज, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं। ये मैं एक पॉजिटिव नोट पे बात को ख़त्म करना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है कि किसी भी मसलों का हल नहीं है। ये लम्स लाहौर के 3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ये देखा है कि उन्होंने रिसर्च की और उन्हें पता चला कि लाहौर में 40% लोग जो है ना वो भूखे हैं या मेल नरिश्ड हैं, अंडर नरिश्ड हैं, उनको खाने को इनफ नहीं मिल रहा। और होटल्स में और शादी हॉल्स में और रेस्टोरेंट्स में 40% फूड जो है वो वेस्टेज हो रहा है। सो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम वहाँ से उन 40% ऑफ होटल्स और रेस्टोरेंट से लेके इन 40% को प्रोवाइड करें तो ये मसला हल हो सकता है। 2016 में इन्होंने अपना काम शुरू किया और बहुत सक्सेसफुली इस चीज़ के ऊपर काम करते रहे एक सोशल प्रोजेक्ट के तौर पे। और अगर हर शहर में, हर इलाके में ऐसा काम हो, और अगर इस्लाम का हुक्म देखें, अगर ज़कात, सदकात और भूखों को खाना खिलाने के सवाब और प्यासे को पानी पिलाने का सवाब, अगर हमें हर वक्त इन चीज़ों का एहसास हो, तो हमारे माशरे में, हमारी दुनिया में अंडर नरिश्ड और स्टार्व्ड बच्चे या लोग हों ही ना। वी हैव टू लर्न टू बी बेटर ह्यूमंस। भूखे को खाना खिलाने में सिर्फ अल्लाह का हुक्म नहीं, एक सेंसिटिव दिल और दिमाग ही काफ़ी है। और बीइंग मुस्लिम हमारे ऊपर तो डबल ट्रिपल ऑब्लिगेशन आ जाती है, फ़र्ज हो जाता है हमारे ऊपर कि हम ऐसे लोगों की मदद करें और ऐसे काम करें, खुद भी कभी रिस्क को ज़ाया ना करें, और ढूंढें उन लोगों को जिनको ज़रूरत है और उनकी मदद करें, बल्कि ऐसे मदद करें कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, उनके रोज़गार का बंदोबस्त हो सके, और बेटर फूड ऑप्शन, मतलब ज़्यादा पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और पाकिस्तान को बाहर मुल्कों से फ्रूट्स और गंदम और दूध और चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं। इट्स अ शेमफुल सिचुएशन। वी शुड फोकस। हमारी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अल्लाह का शुक्र है हमारी ज़मीन भी बहुत ज़रख़ीज़ है। घर बड़े बड़े ना बनाएं, बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज ना बनाएं, छोटे घरों में रह लें, थोड़ी जगहों में रह लें, फ्लैट सिस्टम्स कर लें और अपनी ज़रूरियात को कम कर लें और एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाएं, फ्रूट फार्मिंग को, क्रॉप फार्मिंग को, डेयरी फार्मिंग को, इनको बढ़ाएं ताकि लोगों को रोज़गार मिले, रोज़गार प्रोवाइड करने वाले बने और खुराक बढ़ाने वाले बने, जिसकी वजह से दुनिया में, हमारे मुल्क में कोई भी भूखा ना सोए और कोई भी भूख से ना मरे। दुआ भी करें और दवा भी करें और कोशिश भी करें, और ज़्यादा ये ना सोच, मतलब ये मैंने बातें अपनी बेटी को बताई तो उसके बाद से अगर कभी मैं उससे कुछ एक्स्ट्रा खाने को कहूँ, कहती मामा मुझे खाते हुए ख्याल आता है कि मैं किसी भूखे का मुंह का खा रही हूँ। हमें अपने आप को रोकना है। वी हैव टू स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम बीइंग लाइक दिस, getting all the resources from other people. We have to be healthy and happy. We have to stop situations like this. ऐसे हालात ना हो। पाकिस्तान में लोग अपने बच्चों को जहर दे के मार रहे हैं भूख की वजह से। हम अल्लाह के सामने क़यामत वाले दिन क्या जवाब देंगे? या अभी सोचें कि हम रोक सकते थे सिचुएशन को और हमने कुछ नहीं किया। हमारी वजह से, हमारी बेहिसी, सुस्ती की वजह से लोग भूखे अगर मर रहे हैं, मेल नरिश्ड हैं, डिप्राइव्ड हैं, तो हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। Why our food choices are leading to lots of problems for us and for others. कहीं हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए हमें बहुत कुछ सोचना है। आप कुछ सोच लें, आप ये सोच लें कि आप भूखे के मुंह का नवाला
छीन रहे हैं। आप ये सोच लेंगे मैंने फिट और स्मार्ट और हेल्दी रहना है, आप ये सोच लेंगे मैंने खैर कसीर बनना है, मैंने लंबे अरसे तक लोगों के लिए अपने इर्द गिर्द के लिए फ़ायदेमंद। अपने आप को समझाएं, हर इंसान मुख्तलिफ तरह से सोचता समझता है, इस चीज़ तक आएं और अपनी सोच को, अपने ख्याल को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। पहले सोच ठीक होती है, दिल दिमाग ठीक होता है, फिर इंसान ठीक होता है। So you can do it, we all can do it. That's all for today.